गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग ने सोर्स ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के तहत लिटरेरी पोर्शंस को कंप्लीट कर लिया था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पोर्शन रह गया था, इसे आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं क्या। तो एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द आर्टिस्टिक, कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। इससे इजी वे में अगर समझना हो तो हम इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वे पुरातात्विक अवशेष, आर्कियोलॉजिकल रेजिड्यू शामिल हैं जो विभिन्न कालखंडों की सांस्कृतिक, आर्थिक, कलात्मक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से अगर दो डेफिनेशन हो जाएगी। पहली, ये ऐसे उपकरण जो मध्यकालीन भारत के कलात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली डेफिनेशन ये हो जाएगी आपके पास। दूसरी डेफिनेशन होगी, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम उन पुरातात्विक अवशेषों को शामिल करते हैं जो विभिन्न कालखंडों की सांस्कृतिक, आर्थिक और कलात्मक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब बात करते हैं पुरातात्विक अवशेष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, स्मारक मोनूमेंट्स, सिक्के, कॉइन्स और अभिलेख रिकॉर्ड्स। तो वन बाय वन समझते हैं। जैसा कि हम इतिहास के अंतर्गत हम विभिन्न कालखंडों की घटनाओं को क्रमबद्धता, तिथि क्रम के साथ अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हम स्मारक मोनूमेंट्स के तहत हम विभिन्न कालखंडों की सांस्कृतिक जीवन, वास्तुकला, स्थापत्य कला, कलात्मक सौंदर्य बोध, चित्रकला आदि के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, मध्यकाल के आते आते इस्लामिक सभ्यता संस्कृति का भारत में प्रवेश हुआ, जहाँ पर भारतीय मूर्ति पूजक कला, सौंदर्य एवं भव्यता को पसंद करते थे, तो वहीं पर मुस्लिम शासक मूर्ति पूजन के एक तो विरोधी थे और दूसरा वे सादगी को पसंद करते थे। इस तरह से दो विपरीत विचारधाराओं के मिलने से एक नई कला शैली का उदय हुआ, जिसे हम हिंदू मुस्लिम कला शैली के नाम से जानते हैं। मध्यकाल लगभग 1206 से लेकर 1526 एडी की सभी इमारतें इसी कला शैली पर निर्मित थी। और कम शब्दों में कहा जाए तो स्मारक किसी भी शासक के शासन की धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसके सौंदर्य बोध, जो स्थापत्य कला और चित्रकला के रूप में होती है, को दर्शाती थी। और अब बात करते हैं सिक्कों की। तो सिक्के किसी कालखंड की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते थे। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, जब सिक्कों में मिलावट अधिक होना आर्थिक स्थिति के गिरावट का सूचक है, तो वहीं पर सिक्कों की शुद्धता का बढ़ना अर्थव्यवस्था के प्रगतिशील होने का सूचक होता है। वहीं सिक्कों का एक से अधिक क्षेत्रों में पाया जाना और विभिन्न देशों के सिक्कों का किसी स्थान पर अधिकाधिक पाया जाना उस शासक के विभिन्न देशों के साथ वह उन्नत व्यापारिक रिश्तों को दर्शाता है। सांकेतिक मुद्रा का चलाया जाना आर्थिक संकट को दर्शाता है। जैसा कि हम मोहम्मद तुगलक के समय देख सकते हैं, उसके समय काल में सोने चांदी की कमी हो गई थी, जिस कारण से सांकेतिक मुद्रा को चलाना पड़ा। इसके साथ साथ ही सिक्कों के माध्यम से हम शासक की अभिरुचि, उसकी कौन सी हॉबी है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये भी दिखते हैं। क्योंकि इसका एक उदाहरण है, समुद्रगुप्त की एक वीणा बजाती हुई सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह वीणा बजाता था, बहुत अच्छा बजाता था। इसी तरह से औरंगजेब की वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्के मिले हैं, जिससे उनकी खूबियों का सिक्कों के माध्यम से पता चल जाती है। और अब बात करते हैं सिक्कों पर उस कालखंड की, उस शासक की तिथि क्रम भी अंकित होते थे और साथ ही उसमें कलात्मक पहलू के तहत उसमें अलंकरण, उस समय की राजभाषा जो भी होती है उसको भी, अरबी, फारसी, जो भी उस समय भाषा चल रही है, उस पर भी छोटे छोटे लेख सिक्कों पर अंकित कराए जाते थे। इससे
सिक्कों के माध्यम से उस समय काल की राजभाषा और राज्य उस काल पीरियड की तिथि क्रम और उसके अलंकरण से उनकी कला बोध का भी पता चल जाता था। और अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स को समझने से पहले हम इसको परिभाषित करेंगे कि आखिर रिकॉर्ड्स है क्या। तो वे लेख जो हमारे शिलाओं, रॉक्स, स्तंभों, कॉलम, ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट, स्तूपों, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और मंदिर टेम्पल्स पर अंकित करवाए जाते थे, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख किसी भी साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति को जानने का एक प्रमुख स्रोत होती है। अगर हम बात मध्यकाल के संदर्भ में करें तो हम इसे दो प्रकार समझ सकते हैं। मध्यकाल की शुरुआत 650 से 1206 पहला खंड और 1206 से लेकर 1526 दूसरा खंड। तो 650 से 1206 के बीच में मुख्यतः पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शासकों का ही सर्वे सर्वा था, यही डोमिनेट करते थे। तो इन समय में इनके द्वारा बनवाए गए अभिलेखों के माध्यम से इनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को जानने का ये एक प्रमुख स्रोत है। और अब बात अगर 1206 से 1526 एडी की करते हैं, ये समय अवधि आते आते इस्लामिक सभ्यता संस्कृति का भारतीय सभ्यता संस्कृति में प्रवेश के साथ साथ इसके प्रचलन में कमी आई, क्योंकि मुस्लिम शासक शाही फरमान पत्रों का प्रयोग किया करते थे। परंतु इसी समय अवधि में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य चोलों की राजनीतिक और प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को जानने का ये प्रमुख स्रोत है, क्योंकि उस समय वहाँ पे हिंदू राजा राज करते थे और हिंदू राजा बेसिकली अभिलेखों का प्रयोग ज़्यादा करते थे। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में हमें विजयनगर और चोलों की राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ तत्कालीन समय में हुए युद्धों के बारे में भी जानकारी इसके माध्यम से मिल जाती है। और अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्मारकों की। हमारे 1206 से 1526 में जो भी शासक थे वो मुस्लिम शासक थे। उन्होंने बेसिकली मकबरे, किले और मस्जिदों का निर्माण ज़्यादा कराया। ऐसे में उस समय की हम बात करें तो कुल 5 राजवंशों ने 1206 से लेकर 1526 के बीच में कुल 5 वंशों ने शासन किया। पहला था गुलाम वंश, फिर इसके बाद था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, फिर इसके बाद सैयद वंश और फिर इसके बाद लोदी वंश। अब हम अलग अलग वंश में कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम ब्रीफ में समझेंगे। हमारा सिलेबस का एक लास्ट यूनिट है वास्तुकला पर पूरी तरह से फोकस्ड है। उसमें भी उससे संबंधित उसको ब्रॉड फॉर्म में बताया गया है। तो पहले हम एग्जांपल उसको समझ लेंगे, जब हम लास्ट यूनिट पे पहुँचेंगे तो हम उसे और थोड़ा सा हमें पास समझने के लिए बहुत थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो हम उसे और ब्रॉड फॉर्म में उस यूनिट में समझेंगे, ठीक है। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में उसका एक हाईलाइट ले लेते हैं। तो गुलाम वंश में जो सबसे प्रमुख रचनाएं हुई थी वो थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। इन तीनों का निर्माण हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। ये सल्तनत काल के संस्थापक भी हैं, गुलाम वंश के संस्थापक, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही की गई। इन्होंने कुतुबुद्दीन मीनार का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया था। नींव इन्होंने डलवाई थी और इसको पूर्णतः फिनिश इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश के शासन काल की प्रमुख रचनाएं हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो उन्होंने अपने पुत्र नासिरुद्दीन शाह की स्मृति में बनवाया, और इल्तुतमिश का मकबरा इन्होंने खुद का मकबरा स्वयं भी डिज़ाइन कराया। और साथ ही साथ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी इल्तुतमिश द्वारा ही बनवाई गई। ये गुलाम वंश की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से इम्पोर्टेंट है। आप इसे याद कीजिए, समझिए, आपके आगे भी काम आएगा। आगे बात करते हैं खिलजी वंश की।
खिलजी वंश के सभी महत्वपूर्ण शासकों में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अ, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकांश समय युद्ध में बीता, परंतु इस बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने अपने कुछ रचनाएं करवाई, जिनमें सब प्रमुख हैं अलाई दरवाज़ा और जमात खां मस्जिद। और अब बात करते हैं अगले वंश की। स्थापत्य कला की बात की जाए और वास्तुकला की बात की जाए तो तुगलक वंश काफ़ी फेमस है। इसके कई शासकों ने काफ़ी उच्च कोटि की स्थापत्य कला और वास्तुकला का निर्माण करा है, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो उन्होंने तुगलकाबाद शहर बसाया और गयासुद्दीन का मकबरा बनवाया। और अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की, तो उन्होंने आदिलाबाद का किला, जहाँपनाह नगर, विजय मंडल और 12 खंबा का निर्माण कराया। ये सभी नेट में सिविल काफ़ी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीए में तो एज अ फैक्ट ये यूज़ होंगे ही। और अब बात करते हैं फ़िरोज़ तुगलक की। फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में वैसे तो बहुत कुछ हुआ, बट उन्होंने मस्जिदें मकबरे ज़्यादा बनवाए। और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख मस्जिद की बात करते हैं तो काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कलान मस्जिद। और मकबरों की बात करते हैं फ़िरोज़ शाह का मकबरा, खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। इसमें खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट में भी पूछा जाता है, सिविल में भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अष्टकोणी है और साथ ही साथ संगमरमर से निर्मित है। और अब बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश और लोधी वंश तक आते आते शासकों के पास पैसे बहुत ज़्यादा बचे नहीं थे। बाह्य आक्रमणकारियों का दौर था और साथ ही साथ आपसी कला भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में शासक निर्माण कार्य पे ज़्यादा ध्यान न दे सके। इस समय की दो प्रमुख मकबरे हैं, मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा और मोहम्मद शाह का मकबरा। अब बात करते हैं अंतिम वंश लोधी वंश की। इस समय की प्रमुख रचनाएं हैं सिकंदर लोधी का मकबरा, काफ़ी पूछा जाता है, और दूसरा बड़ा खां का गुंबद, छोटे खां का गुंबद, बड़ा गुंबद, दादी का गुंबद, पौली का गुंबद, शीश गुंबद, ताज का गुंबद। ये सभी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्गाकार शेप में है। और ये हमने 5 वंशों की प्रमुख वास्तुकला स्थापत्य कला के बारे में समझा है और आगे क्लास में कुछ नया समझेंगे और हमारा पुरातात्विक स्रोत टॉपिक इसी के साथ क्लियर कंप्लीट होता है। और अब हमें आगे एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अब कुछ पॉइंट्स कुछ टॉपिक ही रह गए हैं, वो भी जल्दी से राउंड अप हो जाएंगे और आगे के टॉपिक बहुत बड़े नहीं हैं, इसलिए जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।